हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार सभी बच्चों का फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट में आपको टॉपिक पढ़ाया था वो आपके सामने बोर्ड पर है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा था मोलैरिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, जिनमें से पहला फॉर्मूला मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया था। और वो क्या था? अगर किसी न्यूमेरिकल में, किसी केस में आपको मास परसेंटेज और डेंसिटी गिवन हो, मास परसेंटेज एंड डेंसिटी अगर किसी न्यूमेरिकल केस में आपको ये गिवन हो, तो आप लोग उस केस में मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए खैर आज हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। और पहले वाला फॉर्मूला तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, जो मोलैरिटी के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिखवा रहा हूँ। पहले वाला तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब मैं सेकंड नंबर पर आता हूं। सेकंड केस समझते हैं, कुछ और केस कैसे कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। एक केस ऐसा बनता है, मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। एक ऐसा केस बनता है बच्चों, जैसे हम लोग लैब के अंदर किसी एसिड को या किसी बेस को डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट करने पर क्या होता है कि डाइल्यूट करने पर उसके अंदर हम लोग पानी ऐड करते हैं। पहली बात तो सबको पता होना चाहिए, डाइल्यूशन वाले केस में हम लोग हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर। क्योंकि एसिड के अंदर अगर आप लोग वाटर ऐड करोगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और हो सकता है एक्सप्लोजन के कारण वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूम्स निकले और वो फ्यूम्स वहाँ पर कोई एक्सीडेंट कर दे, कोई वहाँ पर इस तरह कुछ फिनोमिना क्रिएट कर दे जिससे कि आपको या आसपास खड़े हुए किसी को नुकसान हो जाए। तो इसलिए ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें, इन केस ऑफ डाइल्यूशन एसिड शुड बी एडेड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। ये बात आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए खैर, ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ दूसरा केस। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस मेरा ये है बच्चों, अगर हमें एसिड या बेस को डाइल्यूट करना हो तो उसके अंदर वाटर ऐड करना पड़ेगा। कहेंगे तुम लोग यही, ठीक है, बाकी जो भी कुछ कर रहे हो तो बात टेक्निकल बात है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर ऐड करने पर क्या होता है? वाटर ऐड करने पर मोलैरिटी चेंज होती है। तो फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी ये चेक करना है आफ्टर द डाइल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड केस है, इन केस ऑफ डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन कहने का मतलब आप ये समझिए, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड और बेस। एसिड या बेस में पानी को ऐड करना। तो मैं कह रहा हूं इन केस ऑफ डाइल्यूशन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, अब चाहे वो सॉल्यूशन किसी भी चीज का हो, एसिड का हो, बेस का हो, विल बी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों कि मोलैरिटी जो होती है
इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल किसके हैं? सोल्यूट के। वॉल्यूम किसका है? सोलवेंट का। m इज इक्वल टू एन अपॉन वी। अब सोल्यूट में हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे, मतलब एसिड और बेस में कोई हम लोग चेंज नहीं कर रहे। हम लोग चेंज किसके अंदर कर रहे हैं? उसके अंदर प्रेजेंट सॉल्वेंट में। अगर सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंट बढ़ेगा, सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो मोलरिटी कम होगी, और सॉल्वेंट घटाएंगे तो मोलरिटी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। ठीक है, इस बात को मैं यहाँ लिखता हूँ। चाहे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? इफ वी इंक्रीज्ड, ये एरो अपवर्ड का मतलब होता है इंक्रीज्ड। इफ वी इंक्रीज्ड एम डिक्रीज्ड, तो एम क्या होगा? डिक्रीज्ड। और अगर v डिक्रीज्ड, इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, तो m इंक्रीज्ड। समझ गए होंगे मेरी बात को? तो इसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ये तो है बिफोर द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले m1 इज इक्वल टू n अपॉन v1, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि n के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे ना, वो तो सेम है ना, सॉल्यूट तो सेम है, हम तो वॉल्यूम ही तो चेंज कर रहे हैं ना। ये तो बिफोर द डाइल्यूशन है, और ये जो केस है ये है आफ्टर द डाइल्यूशन, मतलब पानी ऐड करने के बाद। m2 इज इक्वल टू n अपॉन v2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, समझ गए होंगे ना बात को? ओके, ठीक है। ये और ये, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया, हम लोग इसे लिख सकते हैं इस बात को कि n इज इक्वल टू m1v1, और भाई बच्चों n इज इक्वल टू m2v2। ओके, तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं यहां पर कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसे बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। कब यूज करते हैं? जब किसी सॉल्यूशन में पानी को ऐड किया जाता है तब। पानी को ऐड करने पर उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होगी। ठीक, तो ये तो पहले वाली मोलैरिटी है, पहले वाली मोलैरिटी, पहले वाला वॉल्यूम, ये बाद वाली मोलैरिटी और ये बाद वाला वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने और डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये कह दे वो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना कितना पानी ऐड किया हमने, समझिए ना मेरी बात को, कितना पानी ऐड किया, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, अगर ये पता लगाना हो। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? देखो फॉर्मूला क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मेन बात बस यहां पर रुक जाते हैं, अगर ये v2 क्या है, एक्चुअली क्या है v2, एक्चुअली v2 क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2। v2 होता है x, या फिर ये कहिए v प्लस v1। ओके, मान लिया इनिशियली आप लोगों ने 10 ml लिया एक सॉल्यूशन का, 10 ml एसिड है और उसकी मोलैरिटी कुछ है, मतलब 0.1 उसकी मोलैरिटी है, तो इनिशियल वॉल्यूम भी तो है ना आपके पास में, और फाइनली हमने उसमें कुछ ml पानी डाल दिया, कुछ ml का मतलब 20 ml पानी ऐड कर दिया,
तो V2 कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम प्लस वो पानी, वो अमाउंट ऑफ वाटर जो आपने ऐड किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो V है इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं थोड़ा सा जिससे कि बात क्लियर हो जाए। ये जो V है ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी आपने ऐड किया ये V वो है। तो अगर ये V आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे आप लोग, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। v2 क्या लिख सकते हैं, v प्लस v1, मतलब इनिशियल अमाउंट प्लस जो आपने ऐड किया है। तो ये वो v है जो अमाउंट आपने ऐड किया। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कितना पानी ऐड कर दें इसके अंदर जिससे कि ये वाली मोलरिटी हमें मिल जाए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इस तरह के केस को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेकंड केस है हमारा, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड और बेस, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी चेंज, मोलरिटी चेंज होगी। क्यों होगी, यह आपके सामने फॉर्मूला है, ठीक, यह आपके सामने है फॉर्मूला मोलरिटी का जो हमने पढ़ा रखा आपको। इसमें ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है। अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ऐसे फर्क पड़ेगा, कैसे, इफ V इंक्रीज M डिक्रीज, V डिक्रीज M इंक्रीज, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। तो पहले इसे नोट करेंगे, ये नोट करेंगे, इसके सामने इसे नोट करेंगे, फिर इसे नोट करेंगे, फिर इसे नोट करेंगे, ऐसे करके कंडीशन आपके सामने है सारी की सारी, ठीक। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे, ठीक है। रही बात न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे कराएंगे, आप न्यूमेरिकल टेंशन मत लीजिए, आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है स्टूडेंट। बार बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और नोट्स तैयार करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, पूरे पोर्शन को। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये पोर्शन नोट कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ही सिंपल करके चीज़ों को समझा रहा हूँ जिससे कि आप तक मेरी बात बहुत ही सुटेबल तरीके से पहुँचे। सेकंड केस था हमारा ये, ठीक है, डाइल्यूशन वाला केस। अब एक थर्ड केस है, एसिड और बेस का ही है, कि वहां पर हम लोग कैसे निकालते हैं मोलरिटी, ठीक है। देखते हैं हम लोग थर्ड केस में क्या है। तो अब हम लोग आते हैं केस नंबर थर्ड पर। केस नंबर थर्ड, और केस नंबर थर्ड है जब एसिड बेस को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं मोलरिटी, ठीक है। तो इसके मैं आपको दो केस बताऊंगा, ठीक है, मतलब थर्ड और उसके बाद में फोर्थ, ठीक है। तो ये केस है इफ टू और मोर एसिड और बेस अगर दो या दो से ज्यादा एसिड और बेस आर मिक्स्ड, देन
मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, दो या दो से ज्यादा एसिड या फिर दो या दो से ज्यादा बेस, आप कोई भी केस ले सकते हैं, लेकिन जो तीसरा केस है ना, ये जो मैंने आपको समझा रहा हूं, ये थर्ड केस, इस केस में मैं केवल ले रहा हूं या तो सारे के सारे एसिड ले रहा हूं या सारे के सारे बेस। एक एसिड एक बेस जब मिक्स करेंगे उसका वो फोर्थ केस होगा, वो अलग केस बताऊंगा आपको मैं। अभी केवल मैं आपके सामने क्या डिस्कस कर रहा हूं, या तो एसिड एसिड या बेस बेस। तो मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर ओनली एसिड एसिड। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, आप बेस बेस भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास में एक तो है एसिड 1, एक एसिड 2, एक एसिड 3। मैं तो 3 ले रहा हूं, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6, और सबको मिक्स करके एक मिक्सचर बना दीजिए, और उस मिक्सचर की आपको निकालनी है मोलैरिटी। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो पहले वाले एसिड का मैंने मान लिया, इसकी मोलैरिटी तो हमने ली m1 और वॉल्यूम ले लिया v1। भाई कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी लेनी पड़ेगी इसकी। मोलैरिटी हमने m1 ले ली और वॉल्यूम v1 ले लिया, मतलब इतनी मोलैरिटी का और इतने वॉल्यूम का सॉल्यूशन ले लिया हमने। तो मोलैरिटी m1 वॉल्यूम v1। दूसरे वाले के लिए क्या लिया हमने? मोलैरिटी m2 और वॉल्यूम v2। तीसरे वाले का मोलैरिटी m3 और वॉल्यूम v3। ये हमने 3 केस ले लिए ऐसे। ठीक, और फाइनली मैंने कहा यहां पर फाइनली मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी का, उसकी मोलैरिटी तो हमने मान ली mr और वॉल्यूम मान लिया vr। ठीक है, ये रिजल्टेंट का है। तो कह सकते हैं हम लोग इस केस में क्या कह सकते हैं? सो कैसे अप्लाई करेंगे? ये हो जाएगा mr vr इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। ये करना आपको। अगर 4 होते तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 डैश डैश डैश, जितने भी होते सबको ऐड कर देना ऐसे करके। ये तरीका है रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालने का। अगर हम लोग यहां पर रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाए तो उस केस में रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी है। तो mr निकालना है आपको, क्योंकि रिजल्टेंट तो यही है। तो vr को उसके अपोन में सेंड कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका mr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपोन में vr। अगर मैं आपसे पूछूं vr क्या है, क्या है vr? vr है vr इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। vr का मतलब रिजल्टेंट वॉल्यूम। तो रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? 10 ml एक का, 20 ml एक का, 30 ml एक का, सबको सम कर दो, vr निकल जाएगा।
तो Vr जो होगा, मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं इस चीज को, इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एक ही बात है, मतलब Vr या तो ये या फिर ये, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला। हमने क्या किया, हमने 3 ऐसे एसिड लिए जिनकी तीनों की मोलरिटी अलग अलग है, जिनकी तीनों का वॉल्यूम अलग अलग है, और तीनों को मिक्स कर दिया और पता लगाया कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। मैंने तो यहां पर केस लिया एसिड एसिड का, आप ले सकते हैं बेस बेस का, आपकी मर्जी है। और आपकी मर्जी और हमारी मर्जी क्या, ये तो न्यूमेरिकल की मर्जी है। जिस कंडीशन में न्यूमेरिकल आपको गिवन होगा उसी कंडीशन में हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारे और आपके हाथ में क्या है ये। ठीक, तो चलिए खैर, जैसी कंडीशन एग्जाम में या फिर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आएगी उसी कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग बच्चों यहाँ से ये केस नंबर 3 वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेते हैं, मतलब आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग आते हैं केस नंबर 4 पर। ठीक, उम्मीद है मेरी बात आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पहुंच रही होगी और आप लोग इसे अच्छे से समझकर नोट कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, करिएगा नोट आप लोग इसे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट और 4th केस पर, जब हम लोग एक एसिड और एक बेस की मिक्सिंग करेंगे। बस, तो इसे मैं रफ कर देता हूं यहां से, और हम लोग आते हैं अपने इस केस की तरफ। क्या केस है ये, अगर एक एसिड और एक बेस आपस में मिक्स किए जाएं तो कैसे हम लोग इस कंडीशन को संभालेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा केस नंबर 4 है। ठीक है, 4th केस है। क्या है इसके अंदर, इफ 1 acid and 1 base, अगर एक एसिड एक बेस आर मिक्स्ड, then molarity of रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यहां बस हल्का सा फर्क होगा, बाकी सब सेम है। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए मैंने माना कि मेरे पास में जो एसिड है उसकी मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1, मेरे पास जो बेस है उसकी मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2 हमने ले लिया। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इन दोनों में से पावरफुल कौन है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। स्ट्रेंथ पता लगानी, पावरफुल कौन सा है। स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है मिली इक्विवेलेंट, जो कि इक्वल टू होते हैं M इंटू वी के। समझ गए, आपको इसे इसमें मल्टीप्लाई करना, इसे इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मिली इक्विवेलेंट पता लगाने हैं। तो यहां पर 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा यहां पर, इफ
M1V1 इज ग्रेटर देन M2V2, मतलब एसिड वाला पार्ट स्ट्रोंग है, बेस वाला पार्ट वीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Mr इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, मतलब रिजल्टेंट वॉल्यूम। ठीक, इस केस में आप ये भी बता सकते हैं कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज एसिडिक, क्योंकि एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा केस क्या बनता है, इफ M1V1 इज लेस देन M2V2। ठीक, तो Mr इज इक्वल टू आ जाएगा M2V2 माइनस M1V1। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या करनी है, सब्सट्रैक्ट। ये आ गया। यहां लिख सकते हैं कि भाई बच्चों रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज बेसिक। यहां ये फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं अभी। ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ वन एसिड एंड वन बेस आर मिक्स देन मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करनी है। एसिड ये लिया, बेस ये लिया, सबसे पहले ये पता लगा लेना है हमें कि इनमें से कौन सा पावरफुल है, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। इसके लिए निकालते हैं मिली इक्विवेलेंट, जिसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा वो पावरफुल, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा उसमें से कम वाले को माइनस करना है। तो पहला केस क्या है, अगर M1V1 ज्यादा है M2V2 से, तो M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, मतलब VR। कह सकते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज एसिडिक, क्योंकि एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही अगर M1V1 छोटा है M2V2 से, तो इस केस में हो जाएगा M2V2 माइनस M1V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, मतलब VR। रिजल्टेंट सॉल्यूशन यहां पर क्या होगा, बेसिक। तो उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग अच्छे से पूरा समझ गए होंगे। वीडियो स्टॉप करके पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर को तो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने इसके मोलैरिटी के चारों जो टाइप हैं, जो सेगमेंट है इसके चारों के चारों को कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है आपने इंटरेस्ट से पढ़ा होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा उसमें हम लोग केवल और केवल मोलैरिटी के सारे न्यूमेरिकल करेंगे, हर फॉर्मूले के ऊपर, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो। लगभग मुझे आपको 8-10 क्वेश्चन कराने हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।